I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important topic of IPC. Before starting the important topic of IPC, I regret, मैं माफ़ी मांगना चाह रही हूँ कि मैं जो है कल जो मैंने लेक्चर अपलोड किया उसमें मैंने आपको टीचर्स डे की बधाइयाँ नहीं दी। इसलिए आज वाले लेक्चर में मैं टीचर के ऊपर कुछ बातें बोलना चाहती हूँ। वो बातें आपको पहले से ही पता है, लेकिन मुझे ये लगा कि मुझे भी कुछ अपनी अभिव्यक्ति जो है टीचर के प्रति देनी चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए मिलाए। ये जो दोहा है कबीरदास जी का दोहा है। इस दोहे में उन्होंने गुरु के महत्व को बहुत अच्छे से बखान किया है कि एक साइड अगर गुरु खड़े हैं और एक साइड आपके भगवान खड़े हैं, गोविंद खड़े हैं, तो सबसे पहले हमें अपने गुरु के पैर छूने चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि आज उस गुरु ने ही हमें गोविंद से मिलने के लायक बनाया है, भगवान से मिलने के लायक बनाया है और अपने आप को आगे बढ़ने में सहायता दी है। हमारी जिंदगी में हमारा सबसे पहला जो गुरु होता है वो हमारे माता पिता होते हैं। कुछ ये कहते हैं कि माता हमारी पहले गुरु है। माता अकेली को हम पहले गुरु नहीं कह सकते, पिता भी बराबर में सपोर्ट देते हैं। वो एक अलग मैटर है कि कई फैमिलीज में फादर मदर अलग रहते हैं, तो वहाँ जो भी उनको सपोर्ट कर रहा है, जो भी सबसे पहली शिक्षा उन्हें दे रहा है, चाहे वो फादर है चाहे मदर है, बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर आप माता पिता की तुलना किसी से करना चाहते हो तो आप भगवान से कर सकते हो और गुरु से कर सकते हो, क्योंकि माता पिता ही हमारे लिए भगवान का रूप होते हैं। हर एक घर में भगवान खुद नहीं आ सकते थे, उन्होंने माता पिता के रूप में उन्हें भेज दिया, और गुरु के रूप में सबसे पहली शिक्षा भी हमें माता पिता ही देते हैं। तो अगर हमें सच्चे मन से टीचर्स डे को सेलिब्रेट करना है, सच्चे मन से हम चाहते हैं कि हम गुरु का आदर करें, तो सबसे पहले अपने घर के जो माता पिता हैं उनका आप आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। अगर उनका आपने आदर और सम्मान किया तो आपको इस जिंदगी में कोई भी किसी प्रकार की रुकावटें नहीं रोक सकती, क्योंकि सबसे पहले गुरु वो हैं, उनका भी सम्मान करो। इसके अलावा अगर आपको कोई जानवर भी शिक्षा देके जाता है, जैसे एक जो कुत्ता वफादार जानवर होता है, अगर वो आपको वफादारी की शिक्षा देता है, और जैसे आप मकड़ी को देखते हो, मकड़ी जब जाला बुनती है नीचे गिरती जाती है और फिर ऊपर चढ़ती है, तो बार बार जो संघर्ष वो करती है, तो अगर आप वो संघर्ष की प्रेरणा लेना चाहते हो तो आप मकड़ी से ले सकते हो। तो एक तरीके से वो मकड़ी भी आपकी गुरु ही हुई। तो हर एक वो व्यक्ति, हर एक वो जीव जो आपको किसी प्रकार की सलाह या शिक्षा दे जाता है, वो गुरु की कैटेगरी में आता है और आप उसे गुरु ही कह के चलोगे। चलो, बहुत हो गया गुरु के ऊपर। आई होप आपको ये बातें अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी नहीं भी लगी, कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हो कि मैडम फालतू की बातें बोलती हैं, देखो ये भी हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो आपको जो है ये कुछ बातें जो मैं कहती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके लायक नहीं है तो आप वीडियो को थोड़ा फास्टली सुन सकते हो, थोड़ा आगे कर सकते हो, कुछ स्किप कर सकते हो वीडियो को। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं आईपीसी पर। आईपीसी की जो लास्ट क्लास थी हमारी, उस क्लास में हमने कॉमन इंटेंशन तक कंप्लीट कर लिया था। आज का लेक्चर हम जो है उसके फर्दर सेक्शन 39 से स्टार्ट करेंगे। ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, मुझे नहीं लगता कि इसके 2 लेक्चर बनने चाहिए। मुझे लगता है कि आज वाले लेक्चर में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। अगर फिर भी ये लगा कि कुछ टाइम हो गया है, ज्यादा हो गया, तो हम इस लेक्चर को स्किप भी कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड आप मुझे टाइम दीजिए, थोड़ा फैन मैं तेज कर देती हूँ, काफी स्लो चल रहा है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आईपीसी। आईपीसी में सबसे पहला सेक्शन हम कर रहे हैं सेक्शन 39। वो किसके बारे में बताता है? वो आपको बताता है वॉलंटरीली। अब ये जो है, जब भी आप आईपीसी या कोई भी अगर आप एक्ट से स्टडी कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आप उठा रहे हो, तो सबसे पहले आप माइंड में रखिए आपका बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए। मेरे हाथ में बेयर एक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने लैपटॉप को अपने बेयर एक्ट की जगह यूज कर रखा है। तो मैं जो बेयर लैंग्वेज है, मुझे ये रहता है कि जब तक आप बेयर एक्ट का एक एक वर्ड नहीं समझोगे तब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकते। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है बेयर एक्ट अपना पास रखिए। बेयर एक्ट से क्या है कि आपको थोड़ी समझने की क्षमता अलग हो जाएगी। तो वॉलंटरीली कहता क्या है? अ पर्सन, सबसे पहली चीज अ पर्सन।
पर्सन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, कौन से सेक्शन में पढ़ी थी? सेक्शन 11 में पढ़ी थी। कॉर्पोरेशंस भी पर्सन होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, तो पर्सन में वो सब कुछ आ जाएगा। फिर कहता है कि इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरी, इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरीली। पहले मैं बेयर लैंग्वेज लिख देती हूँ, अगर किसी पास डायरेक्ट में हेल्प हो जाएगा। When he causes it, when he causes it, ये सेम वर्डिंग लिख रही हूँ, आपको एग्जाम में सेम वर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है। Causes it means whereby he intended to cause, whereby he intended to cause। इसका मतलब है कि इसमें मेन चीज यही आ गई है, और वो कह रहा है कि और बाय मीन्स विच, और बाय मीन्स विच, बाय मीन्स ही विच, बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग, एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग, एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग। क्या करेगा एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग? वो करेगा क्या? ही न्यू, ही न्यू, और रीजन टू बिलीव, मेन चीज इतना थोड़ा सा आगे रहता है, उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा मेरे को बताना, तो इतना मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से क्या है। अब ये सबसे पहले चीज, इसमें कुछ वर्ड्स उठा लेते हैं, हमें क्या क्या समझना है। पर्सन मैं बता चुकी हूँ, cause to effect voluntary when he causes it means कि causes का मतलब वो इससे कुछ एक्ट करता है, whereby he intended to cause, या तो उसकी इंटेंशन है, और by means कौन सा तरीका वो इस्तेमाल करता है? at the time of employing he knew, knowledge है और reason to believe है। तो इसमें कितने वर्ड्स हो गए? सबसे पहले चीज इसमें वर्ड है causes it to mean, यानी कि जो एक्ट कर रहा है, कोई भी एक्ट की बात हो रही है। सबसे पहले तो एक एक्ट होगा, दैट एक्ट मस्ट बी क्रिमिनल एक्ट, दैट एक्ट मस्ट बी क्रिमिनल एक्ट। सेकंड कह रहा है कि इंटेंशन होनी चाहिए उसकी, उसकी इंटेंशन होनी चाहिए। थर्ड वो कह रहा है कि उसे नॉलेज भी हो सकती है, नॉलेज हो, नॉलेज के साथ साथ कह रहा है कि रीजन टू बिलीव। फोर्थ पॉइंट है रीजन टू बिलीव, उसके पास रीजन टू बिलीव भी है। अब इनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब इन टर्म्स को थोड़ा समझते हैं, कहाँ पर ये बताए गए हैं आपको। मैंने अच्छे से इन टर्म्स को वैसे आपको करवाया हुआ भी है, जो मेरे लास्ट लेक्चर्स है वो आपने अगर नहीं देखे तो आप वहां जाके देख भी सकते हो। ये मैंने अच्छे से आपको डिस्कस करवाया हुआ है। ये क्या चीजें बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है एक्ट, एक्ट मतलब क्रिमिनल एक्ट, वो हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं कॉमन इंटेंशन में। अब बात आती है इंटेंशन, इंटेंशन और नॉलेज बोथ आर द पार्ट ऑफ, ये दोनों किसके पार्ट्स हैं? मेंस रिया के पार्ट्स हैं। मेंस रिया हमने करा था कि जब किसी की इंटेंशन हो, नॉलेज हो, इंटेंशन के अंदर और भी चीजें आ जाती हैं, फ्रॉडेंटली भी आ जाता है, डिसऑनेस्टली भी आ जाता है, एटसेट्रा। जब यानी कि इंटेंशन की बात आएगी तो इंटेंशन का मतलब है कि जब उसने कोई एक्टिविटी की, कोई एक्ट किया, उसके प्रति उसकी मंशा थी, मंशा मतलब उसकी इच्छा थी, उसका एक उसके मन में ये विचार थे कि उसे ये गलत काम करने हैं, या उसे नॉलेज थी। मान लो उसकी ये मंशा नहीं थी, उसकी इंटेंशन नहीं थी कि मुझे गलत एक्टिविटी करनी है, बट उसको इस बात का पता था कि अगर वो ये एक्ट करता है तो उस एक्ट से क्या होगा, कुछ हार्मफुल कंसिक्वेंसेस होंगे। When some harmful consequences has been done, जब कुछ हार्मफुल जो कंसिक्वेंसेस होते हैं, हार्मफुल कंसिक्वेंसेस होना जरूरी है। हार्मफुल कंसिक्वेंसेस होना जरूरी है।
वो क्या होते हैं हार्मफुल कंसिक्वेंसेस। हार्मफुल कंसिक्वेंसेस का मतलब है कि जिसने, मान लो एक व्यक्ति है ए, उसने किया मर्डर किया, और मर्डर किसका किया, बी का किया, तो यहाँ तो उसकी क्या थी, इंटेंशन थी। लाइट जा रही है आ रही है, यही इशू क्रिएट हो रहा है, तो थोड़ा सा फैन भी ऑफ करना कम करना पड़ेगा मुझे। अब क्या है कि मर्डर किया भी गया, तो उसकी इंटेंशन थी, बट ए जा रहा है किसके साथ, स्टिक्स के साथ, स्टिक है उसके पास, और बी पर वो क्या करता है, अटैक करता है। जब बी पे उसने अटैक किया, उसे ये तो पता है कि अगर ए स्टिक मारेगा बी को तो उसको चोट लगेगी, हार्मफुल कंसिक्वेंसेस तो होंगे। हार्मफुल मतलब खतरनाक कंसिक्वेंसेस, खतरनाक परिणाम तो होंगे। अब वो अगर स्टिक मान लो एक बार मारता है, तो उसको इतनी नॉलेज है कि अगर एक बार अगर स्टिक मारेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या, उसके सिर में थोड़ी सी असोल्ट हो जाएगा, थोड़ी सी चोट लगेगी। लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली अटैक करता है, तो क्या है, उसको इस बात का नॉलेज है कि अगर एक ही चोट पर बार बार स्टिक से वार करेगा, वो अटैक करेगा, तो उसकी डेथ हो सकती है। तो यहाँ भी क्या होता है, मर्डर कॉज हो जाता है। तो यहाँ तो डायरेक्ट इंटेंशन आ गई, और यहाँ क्या है, उसको नॉलेज थी। दीज आर द डिफरेंसेस। जब इंटेंशन थी तभी वो वॉलंटरी की कैटेगरी में आ जाएगा, अगर उसको नॉलेज थी तभी वो वॉलंटरी की कैटेगरी में आ जाएगा। थर्ड हमारी टर्म इसमें इंपॉर्टेंट है, रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया था। सेक्शन 26 रीजन टू बिलीव डील करता है। सेक्शन 26 कहता है रीजन टू बिलीव में क्या आता है, सेक्शन 26 बात करता है रीजन टू बिलीव की। सिंपल मीनिंग समझ लो आप इसका, तब भी याद रह जाएगा। रीजन का मतलब कारण, बिलीव विश्वास, कि मान लो कोई आप ऐसा विश्वास कर रहे हो और इस विश्वास के कारण ही आप कोई एक्ट करते हो। दैट कैन ऑल्सो बी डीम्ड एज वॉलंटरीली। मान लो आपने विश्वास किया, आपने क्या एग्जांपल लो इसके लिए मैं, मान लो आपको ये लगा, आपके एक हाउस है, आपका ये घर है, यहां पर क्या आता है, थीफ आता है। अकॉर्डिंग टू यू, थीफ मतलब कोई पर्सन आता है, बट अकॉर्डिंग टू यू ही इज अ थीफ। आपके हिसाब से वो थीफ क्यों हुआ, बिकॉज he enters in the house by window। वह घर में विंडो से आता है। जब वो घर में विंडो से आया तो हाउस के अंदर जो ऑनर है उसको तो यही लगेगा ना, यही रीजन टू बिलीव होगा कि वो चोर है। अगर चोर है, चोर समझ के अगर कोई एक्ट कर देता है, कोई एक्ट मीन्स जब भी एक्ट की बात होगी आप क्रिमिनल एक्ट मान के चलोगे, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग द क्रिमिनल लॉ, हम क्रिमिनल लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। देन द एक्ट इज क्रिमिनल, तो वो एक्ट जो क्रिमिनल है वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो भी वॉलंटरी की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर किसी की इंटेंशन थी या किसी की नॉलेज भी है, और अगर उसको ये लगता है कि उसने ये जो एक्ट किया है, ये एक्ट जो है उसकी इन 3 रीजन की वजह से हुआ है, तो वो वॉलंटरी की कैटेगरी में आ जाएगा। और यही बात जो है वॉलंटरी कहता है। यहां पर या तो वो जो है आप मान के चलो, या तो हो गया वहां पर एक्ट कमिट हो गया, वॉलंटरी के अंदर क्या है, या तो एक्ट कमिट हो गया, एक्ट कमिट हो गया तब भी वो इसकी कैटेगरी में। अगर अटेम्प्ट हुआ है इन कंडीशंस पे, इन कंडीशन पे अगर अटेम्प्ट भी हुआ है तभी वॉलंटरी की कैटेगरी में आएगा। यानी कि अगर ये 3 इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाते हैं, क्रिमिनल एक्ट हो जाता है और हार्मफुल कंसीक्वेंसेस के चांस हैं, हार्मफुल कंसीक्वेंसेस के अगर चांस हो जाते हैं, देन द एक्ट इज सेड टू बी वॉलंटरीली से बोला जाएगा। तो ये जो है वॉलंटरीली की डेफिनेशन हो गई, इसको हमने अच्छे से कर लिया। अब हम एक इसका एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है,
बेयर लैंग्वेज में वैसे दिया हुआ एग्जांपल, उसको आप समझ लेना, मैं उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए है क्या है, ये रोबर, ये एग्जांपल है, उसी को बता रही हूँ। एक घर में जाता है, इस घर में वो रोबरी करना चाह रहा है, पर वो क्या करता है, रोबरी से पहले सेट फायर, आग लगा देता है वहां पे। उसकी इंटेंशन तो थी रोबरी की, इंटेंशन क्या थी उसकी, रोबरी, पर जब उसने वहां पे आग लगाई तो क्या हो गई, एक बंदे की डेथ हो गई। ये डेथ क्या हो गया, ये किसकी कैटेगरी में आएगा, नॉलेज की कैटेगरी में आएगा। इसे पता था कि अगर वो आग लगा रहा है तो किसी की जान भी जा सकती है, इतना तो उसे नॉलेज था। अगर वो उसको इतना नॉलेज था तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा, वॉलंटरली। किसने ये जो एक्ट किया है वॉलंटरली किया है, किसी प्रकार का दबाव नहीं था, उसकी कंसेंट भी मानी जाएगी। तो जो एक्ट वॉलंटरली किया जाता है उसी के लिए आईपीसी में पनिशमेंट का प्रोविजन है। इफ एक्ट डन वॉलंटरली, सबसे पहली कंडीशन ही यही है ना आईपीसी में कि जो एक्ट किया वो वॉलंटरली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने कंपल्सन में कर दिया। जब सेक्शन 90 हम पढ़ेंगे ना, जिसमें डिफेंसेस के रिगार्डिंग, उसमें दिया हुआ है कि अगर उसने कंपल्सन से किया या थ्रेट से किया या वो माइनर था या उसको नॉलेज ही नहीं थी, फिर अगर कोई एक्ट करता है दैट इज नॉट टू वॉलंटरली एक्ट। तो अगर मान लो यहाँ पर उसकी इंटेंशन थी रोबरी करने की और उसे इस बात का रोबरी की इंटेंशन थी तो ये वॉलंटरली एक्ट हो गया। लेकिन सेट फायर, आग लगा दी उसने उस घर को, आग लगाने की वजह से क्या हो गया, उसे इस बात का नॉलेज था कि वहां किसी व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो अगर डेथ का उसे नॉलेज होगा तो वॉलंटरली एक्ट होगा, उसको किसी प्रकार का एक्सक्यूज जो है कोर्ट में नहीं मिलेगा। वो अपना ये नहीं कह सकता कि सेल्फ डिफेंस था या उसकी कंसेंट नहीं थी। यानी कि जो आपके जनरल डिफेंसेस है, प्राइवेट डिफेंसेस हैं और जो एक्सेप्शंस हैं क्रिमिनल लॉ में, वो उसे नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से वॉलंटरली का आप एग्जांपल लेके चल सकते हो। एक दो एग्जांपल से, और मैं बेसिक जो एग्जांपल है हमारे डेली रूटीन में हम यूज करते हैं, हम वो एग्जांपल देख लेते हैं। तो उससे क्या है कि हमें पता चल जाएगा कि क्या एक्चुअल में वॉलंटरली होता है। मान लिया राम है, राम के पास एक नाइफ है, ठीक है। उसका जो क्या होता है, फाइट होती है। किससे फाइट होती है, श्याम से। फिर ये क्या करता है, राम अटैक करता है। इसके पास क्या है, नाइफ है। इसे क्या है, इस चीज की नॉलेज है कि अगर वो अटैक होगा मे बी डेथ हो सकती है। तो अगर उसे नॉलेज है तो ये क्या हो जाएगा, वॉलंटरली एक्ट हो जाएगा। दिस इज सेड टू बी वॉलंटरली एक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वॉलंटरली क्या होता है। अनदर एग्जांपल वी कैन आल्सो डिस्कस। ये मैं सिंपल एग्जांपल्स दे रही हूँ कि आपकी जो माइंड है उस हिसाब से सेट हो जाए कि ऐसे होता है जनरल लाइफ के अंदर। अब आप सिंपल एग्जांपल ले लो। 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स। ए कॉल्ड देम, इन्हें बुलाता है टू किल राम, राम को मारने के लिए। कम्स विद पिस्टल, पिस्टल के साथ आते हैं। फिर क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। जब ये अटैक करेंगे, अटैक ऑन राम पर अटैक करेंगे। राम क्या है, वहां से फ्लड अवे हो जाता है, फ्लड अवे हो जाता है, यानी कि बच जाता है, मरता नहीं है। तो यहां पर आप क्या लेके चलोगे, यहां पर क्या है, नॉलेज भी है, नॉलेज प्लस इंटेंशन, बोथ थिंग्स, दोनों चीजें यहां पर है। द एक्ट सेड टू बी वॉलंटरली, तो एक्ट क्या हो जाएगा, वॉलंटरली हो जाएगा। आया समझ में। अब आप कहोगे कि मैडम वॉलंटरली हो जाएगा, उनकी नॉलेज थी, नॉलेज ये थी कि अगर आप पिस्टल लेके निकलोगे, अगर अटैक होगा तो डेथ होगी। सेकंड चीज, इंटेंशन ये थी कि जब इसने कॉल किया इनको कि हमें उसको मारना है, तो क्या इंटेंशन है,
और ये 500 के 500 दोस्त मारने के लिए निकल पड़े, तो ये क्या हो गया, इंटेंशन हो गया। लेकिन यहाँ डेथ नहीं हुई, नो डेथ, अटैक तो हुआ था, तो ये क्या बन गया, अटेम्प्ट बन गया। कौन सी धारा लग जाएगी, 307, साथ में क्या लगेगा, 34, कॉमन इंटेंशन हमने पढ़ा था, कॉमन इंटेंशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, मीटिंग ऑफ माइंड थी। जब मीटिंग ऑफ माइंड थी तो 307 और 34 का यहाँ पर केस बन जाएगा। चार्जेस जो फ्रेम होंगे 307 और 34 के चार्जेस जो है वो यहाँ पर फ्रेम होंगे। जब मैं आपको पढ़ाने लगती हूँ ना बोर्ड पे, तो मुझे नहीं पता चलता टाइम कितना हो जाता है, और मुझे चेक करना पड़ता है कि कहीं ज्यादा लेंथी लेक्चर ना बन जाए। लेकिन फिर भी क्या करें, अगर एक कंसेप्ट को क्लियर करवाने में हमारे 20-25 मिनट निकल जाते हैं, तो फिर अगर मैं डिटेल में सारे कंसेप्ट एक ही दिन कवर करवाऊंगी तो फिर तो मेरे को नहीं लगता कि कोई छोटा लेक्चर बनेगा, ये तो काफी लेंथी लेक्चर हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरी कोशिश तो ये रहती है कि मैं छोटे लेक्चर बनाऊं, पर क्या करूं, आई कैन नॉट कंट्रोल ऑन माई सेल्फ, मैं अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पाती। मुझे इतने सारे डिस्कशन उसके रिगार्डिंग आगे 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 डिस्कशन मिलता रहता है कि मुझे रहता है कि वो कंसेप्ट भी क्लियर करवाऊं, वो भी क्लियर करवाऊं। अगर आपको ज्यादा लेंथी लगता है तो आप 2 टुकड़ों में से सुन लिया कीजिए, लेकिन मैं ज्यादा लेंथी नहीं करूंगी, 25-30 मिनट का कम से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा लेंथी फिर ज्यादा हो जाता है। अब बात आती है आर्टिकल 39 हमने कर लिया, अब बात आएगी ऑफेंसेस की। इसके लिए बेयर लैंग्वेज देख लीजिए आप, मैं डिटेल में नहीं लिखूंगी बोर्ड पर, मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट टर्म समझा दूंगी क्या है। फर्स्ट वर्ड इसमें है एक्सेप्ट इन चैप्टर, एक्सेप्ट इन चैप्टर, कौन से चैप्टर की बात हो रही है यहाँ पर, एंड चैप्टर्स एंड सेक्शंस, कौन से चैप्टर और सेक्शन है, क्लोज 2 और 3, किसके, सेक्शन 40 के, सेक्शन 43 पार्ट्स में डिवाइड है, तो क्लोज 2 और 3 जो है उनके अंदर जो है जो दिया हुआ है उनको छोड़कर। वर्ड ऑफेंस का मतलब क्या है, थोड़ा नीचे लिख रही हूं मैं क्योंकि ऊपर उनके डिस्कशन करना है। ऑफेंस का मतलब क्या है, अ थिंग, यहां पर बात आ गई थिंग की, अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। अब देखो एक कंफ्यूजन की बात होगी ना, अब कहोगे मैडम अब क्या कंफ्यूजन हो गया, आपको कौन सा कंफ्यूजन लगा। मेरे को कंफ्यूजन ये लगा कि यहाँ पर इन्होंने कोई एक्ट की बात नहीं की, इन्होंने ये नहीं कहा कि कोई एक्ट है, इन्होंने कहा थिंग, कोई वस्तु। क्या पेन को आप पनिशेबल बनाओगे, करोगे, नहीं। यहाँ थिंग के लिए क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग इट एक्ट, ये क्या होगा, एक्ट। एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन, एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन, और ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, एक्ट इंक्लूड ओमिशन को मैं डिटेल में डिस्कशन कर चुकी हूँ। डिटेल में कहाँ डिस्कशन किया था, जब मैंने कॉमन इंटेंशन की बात कही थी तो उस टाइम में मैंने डिस्कशन किया था। एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन किस में दिया हुआ है, एक्ट है उसमें ओमिशन इंक्लूड होगा, ये दिया गया है, ये पूरी की पूरी टर्म एक तरीके से दी गई है सेक्शन नंबर 32 में। एक्ट और ओमिशन दोनों को कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 33 में, ये मैं डिटेल में डिस्कशन करवा चुकी हूँ। तो आप जो है मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं कॉमन इंटेंशन के रिगार्डिंग इनको समझ लीजिए, और एक एक्टस रियस का जो लेक्चर है मेरा उसको भी आप देख लीजिए, तो आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखना चाहें तो, अगर आप सोचते हैं कि मुझे यहीं से कंटिन्यू करना है तो एज यू विश। अब बात आती है चैप्टर्स की, चैप्टर्स कौन कौन से चैप्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे, चैप्टर 4, कौन कौन से चैप्टर बता रहा है, 4 और 5A। हम कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड। थर्ड चैप्टर कौन सा है, पनिशमेंट का। फोर्थ चैप्टर कौन सा है, डिफेंसेस का, एक्सेप्शन का, ठीक है। फिफ्थ कौन सा है, कॉन्स्पिरेसी। यही होते हैं चैप्टर्स। इन चैप्टर्स में कुछ सेक्शंस के नाम दिए हुए हैं, कैरेक्टर में कुछ एक सेक्शन है,
सेक्शन, एक मिनट, चैप्टर 4 कौन सा है? एक मिनट, मुझे क्लेरिफाई करना है। चैप्टर 4 कौन सा है? कहीं मैं गलत तो नहीं करवा रही जो सेक्शंस उसमें दे रखे हैं? चैप्टर 4 तो वही है। हाँ, चैप्टर 4 वही आ रहा है जो जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर है। तो उनके अंदर कुछ सेक्शंस भी दिए हुए हैं, उन सेक्शन का डिस्कशन इसमें दिया हुआ है जो आपके पास है, तो आप उसको डिटेल में देख लीजिए। वो सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट है वो सेक्शन, बट आज के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के लिए हमें ये समझना है कि एक्सेप्ट इन चैप्टर्स को छोड़कर और सेक्शंस, जो सेक्शंस इनमें दिए हुए हैं उन सेक्शंस को छोड़कर, अगर मान लो कहीं पर ये चीज दी गई है ऑफेंसेस, तो उसका सेम यही मीनिंग होगा। जहां कहीं भी ऑफेंसेस दिया उसका सेम यही मीनिंग होगा। यानी कि जब चैप्टर 4, 5 और उसके अंदर जो कुछ सेक्शंस हैं उन पर्टिकुलर सेक्शंस को छोड़कर जो बाकी कुछ डिटेल में जो दिया हुआ है वो सारा का सारा, अगर वहां पर ऑफेंस वर्ड जहां कहीं भी यूज होगा आईपीसी के अंदर, वो क्या होगा? एक्ट और ओमिशन होगा, यानी कि एक्ट की बात आएगी। और ऑफेंस के अंदर अंडर दिस कोड का मतलब आप लेके चलोगे आईपीसी के अंदर ऑफेंस जहां भी आ जाएगा वहां इसका सेम मीनिंग है। थर्ड क्लॉज ये कहता है कि उसमें ये बात कही है कि स्पेशल और लोकल लॉ की बात कर रही है। जो थर्ड क्लॉज है हमारा इसी सेक्शन का, वो बात कर रहा है स्पेशल और लोकल लॉज की। बस ऑफेंस को आपने इतना ही समझना है कि ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस कोड, अंडर दिस मीन आईपीसी। इसके अलावा जो स्पेशल लॉज हैं उनमें भी अगर ऑफेंस दिया हुआ तो उसकी भी यही डेफिनेशन है, अगर लोकल लॉ है उसमें भी ऐसा डेफिनेशन है। तो ये थर्ड क्लॉज कहता है किस किस के बारे में बात कर रहा है? स्पेशल लॉ के बारे में बात कर रहा है, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। स्पेशल लॉ कहां पर डील कर रहा है? सेक्शन 41 में, और लोकल लॉ सेक्शन 42 में डील कर रहा है। 41 क्या कहता है कि कोई भी स्पेशल लॉ जो है किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे होता है। स्पेशल लॉ मतलब कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट है, ये किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करता है। और लोकल लॉ किस चीज की बात करता है? मैं आपको बेयर लैंग्वेज ही बता रही हूँ। ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट है, ये पार्टिकुलर पार्ट है। सोचिए आपके माइंड में ऐसा कुछ आ रहा है कि कौन सा स्पेशल लॉ है? पार्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे स्पेशल से आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कह सकते हो, डीवी एक्ट हो गया जो डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ वुमेन से रिलेटेड है, रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया, ठीक है। लोकल लॉ के अंदर क्या है? एक पर्टिकुलर पार्ट पे लगेगा इंडिया के, जैसे शेड्यूल ट्राइब के कुछ लॉज हैं जो सिर्फ वहीं पर लागू होते हैं, या पर्टिकुलर पार्ट पर कोई ऐसे लॉज हैं जैसे आपको क्या एग्जांपल दूं इसमें? पार्टिकुलर पार्ट, रेंट कंट्रोल का एग्जांपल ही ले लो चाहे आप। पार्टिकुलर पार्ट पे लग रहा है, ये कहां पर? इंडिया में, सॉरी हरियाणा में लगता है। ये हरियाणा रेंट कंट्रोल है, पर्टिकुलरली हरियाणा के लिए। राजस्थान है तो राजस्थान के लिए पर्टिकुलर पार्ट पे लग रहा है, लोकल हो गया। स्पेशल और स्पेशल सब्जेक्ट को लेके आया, और ये जो है रेंट कंट्रोल दोनों की कैटेगरी में आ जाता है। तो इस प्रकार से जो लोकल लॉ है वो केवल पार्टिकुलर पार्ट पर लगता है। जैसे पहले क्या था, आईपीसी क्या है? लोकल लॉ नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल मतलब हमारे पूरे इंडिया में लागू होता है, ठीक है। तो इस तरीके से लोकल लॉ स्पेशल लॉ क्या हो गया? जहां पर लोकल लॉ स्पेशल लॉ भी दिया हुआ है, मान लो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये तो क्या है? सिविल मैटर है। सॉरी इसको एग्जांपल हम नहीं ले सकते, इसको आप कट करो। ये सिविल है वैसे एग्जांपल समझाने के लिए, लेकिन क्रिमिनल के लिहाज से डीवी एक्ट के हिसाब से अगर कोई क्राइम हो जाता है तो वहां पर एफआईआर पुलिस दर्ज कर सकती है, ऐसा कोई प्रोविजन उसमें तो लग सकता है। रेंट कंट्रोल भी एक सिविल का मैटर, मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। स्पेशल लॉ आप मान के चलिए SC/ST एक्ट है, जिसे क्रिमिनल पनिशमेंट का जिसमें प्रोविजन है, पार्टिकुलर सब्जेक्ट भी है। लेकिन ये मैं बता रही हूँ आपको आईपीसी के लिहाज में, वैसे तो ये एग्जांपल सही है, ये एग्जांपल सही है स्पेशल लॉ और लोकल लॉ को समझने के लिए, बट आईपीसी की सेंस में, क्रिमिनल लॉ की सेंस में ये दोनों एग्जांपल सूट नहीं करते, इसलिए मैंने इनको यहाँ से रिमूव करवा दिया। अदरवाइज जहां कहीं भी स्पेशल लॉ की बात आएगी वहां पर आप रेंट कंट्रोल, डीवी एक्ट और कोर्ट्स एक्ट वगैरह काफी ऐसे एक्ट्स हैं जो कुछ एक पंजाब के हैं, स्पेशली पंजाब पर ही लागू होते हैं, कुछ हरियाणा के, हरियाणा पर ही लागू होते हैं। तो स्पेशल
पर्टिकुलर पार्ट पे, तो वो क्या हो गया, एक लोकल लॉ की बात होगी। अब हम आज का अगला कंसेप्ट कर लेते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा इलीगल। इलीगल, लीगली बाउंड टू डू। कौन सा सेक्शन है ये? सेक्शन है हमारा 43। इलीगल मीन्स लीगली बाउंड टू डू। अब आप डायरेक्ट ले लीजिए अपना, या मोबाइल कोई और आपके पास ओपन है, या कोई प्रिंटर आप ले लीजिए। इसमें क्या रखा है कि जो इलीगल है, एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस। एवरीथिंग विच इज ऑफेंस, यानी कि एवरीथिंग में पहली चीज आ गई, ऑफेंस हो गया। सेकंड चीज कह रहा है फिर प्रोहिबिटेड बाय लॉ। प्रोहिबिटेड बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए, लॉ होना चाहिए नहीं और दिया हुआ बीच में, तो इन दोनों में से हो सकता है। या कोई ऐसा है जिसका ग्राउंड सिविल एक्शन है, जिसके बेस पे आप सिविल केस फाइल कर सकते हो। ये सारे की सारी चीज जब और में दी होती है तो ये अलग अलग बन जाती है कि इनमें से कोई एक हो तब भी बनेगा लीगली बाउंड टू डू। और एनी पर्सन इज लीगली बाउंड टू डू व्हाटएवर इट इज इलीगल टू हिम टू ओमिट। चाहे उसके लिए ये मेन चीज यही है इनमें 3 पॉइंट्स कि सबसे पहली चीज इलीगल किसे कहेंगे? ऑफेंस। अब अगर कोई ऑफेंस है, मान लो जैसे ये 228 ऐसे करके जो एक प्रोविजन है, 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ, सेक्शन नंबर 228 होगा, जिसमें पुलिस वाले को के अगेंस्ट जो है कंप्लेंट्स फाइल होती है। एक सेकेंड, आई चेक। सेक्शन 228 आईपीसी। नो, ये नहीं है। Whoever intentionally offer an insult, cause interruption public servant की रिगार्डिंग है ये। तो 228A है कि जो कोई ऐसा पब्लिश करता है, कोई इंफॉर्मेशन पब्लिश करता है, जो 376 के जो मामले होते हैं रेप वगैरह के मामलों के अंदर, अगर मान लो अब जैसे ये कठुआ गैंग रेप हुआ था, आपने सुना होगा नाम, कठुआ रेप, गैंग रेप ही था समझो आप इसे। बच्ची थी एक छोटी सी स्मॉल गर्ल, उस स्मॉल गर्ल का रेप हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ था कि जैसे प्रोविजंस हैं कि 228A में ये प्रोविजन पनिशमेंट दी हुई है कि अगर मान लो कोई नेम डिस्क्लोज करता है, कोई रेप विक्टिम का नेम डिस्क्लोज कर दिया, आइडेंटिटी किसी की पब्लिश कर दी, कोई भी किसी प्रकार की आइडेंटिटी है अगर अपने न्यूज़पेपर वगैरह में पब्लिश कर देते हैं, तो ये क्या है? एक तरीके से क्राइम हो गया, ऑफेंस हो गया 228A के अंदर। तो इस मामले के अंदर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइन्स दिए थे, जो न्यूज चैनल्स थे जिन्होंने उस गुड़िया की, उस बच्ची की पिक्चर को पब्लिश कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइन दिया, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स को भी फाइन लगाया, और उनको पनिशमेंट तो दे नहीं सकते क्योंकि जब हमने पर्सन की बात करते हैं और हमने जब कॉर्पोरेशन को पढ़ा था तो कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग हमने क्रिमिनल लायबिलिटी जब अराइज होगी तो सिर्फ पनिशमेंट आप फाइन के रूप में दे सकते हो, फाइन वगैरह लगाया इनके ऊपर। तो यहाँ पर क्या था, इलीगल एक्ट किया था इन्होंने, क्योंकि इनकी ड्यूटी थी, ये लीगली एक तरीके से बाउंड थे, जो मीडिया जो होती है वो भी लीगली बाउंड होती है कि उन्हें जो मना किया गया वो नहीं करेंगे, लेकिन वो किया उन्होंने, लीगली तौर पर वो बाउंड थे, उन्होंने बाउंड उसको अपने आप को नहीं रखा, तो उसमें क्या उनको फाइन दे दिया गया। तो ये तो हो गया लीगली बाउंड टू डू। ऐसे मान लो एक पुलिस वाला है, वो FIR नोट नहीं कर रहा, रेप विक्टिम है, कोई और मैटर्स है, अगर वो FIR नोट नहीं कर रहा है तो वो क्या है, उसकी ड्यूटी है कि वो FIR को दर्ज करेगा। अगर वो FIR रिकॉर्ड नहीं कर रहा तो वो क्या है, इलीगल एक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि दिस इज एन ऑफेंस है। कहाँ पर है ये ऑफेंस? ये 228A जो है उसके अंदर, इसी के अंदर दिया हुआ है कि अगर ऑफिसर इंचार्ज जो है अगर राइटिंग में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता तो उसके रिगार्डिंग क्या है, उसको जो है 228A के तहत पनिशमेंट होता है। तो जो पुलिस ऑफिसर होता है वो बाउंड है, लीगली बाउंड है, उसने वो एक्ट नहीं किया, देन ही कैन बी पनिश्ड, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड एक्ट है। मान लीजिए आपने, एक कोई व्यक्ति है, मैरिड है वो, ठीक है,
विदाउट डाइवोर्स, बिना डाइवोर्स के वो क्या करता है, विदाउट डाइवोर्स मैरिज अगेन, दोबारा शादी करता है, देन क्या है, ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। ये एज है मुस्लिम नहीं है, ये हिंदू है। हिंदू जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है कि वो बाइगेमी में आ जाएगा, तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा एक्ट करता है तभी वो क्या होगा, इलीगल एक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसने मैरिज नहीं की, वो लिव इन में रह रहा है, लिव इन है, तो ये क्या है, उसका इलीगल एक्ट नहीं है। प्रोहिबिटेड बाय लॉ ओनली सेकंड मैरिज है, और वो भी सेकंड मैरिज पूरी रीति रिवाजों से होनी चाहिए, अच्छे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार, उनके फेरे वगैरह होने चाहिए, मंत्र वगैरह कुछ सप्तपदी वगैरह होनी चाहिए। अगर वो कुछ नहीं होता, लिव इन में रह रहा है, तो वो क्या है, इलीगल नहीं माना जाएगा। वो क्या है कि सोसाइटी में मोरल नहीं माना गया, लेकिन वो इलीगल भी नहीं माना जाएगा। फिर है सिविल एक्शन, कोई ऐसा एक्ट मेरे घर के बाहर, मेरे पड़ोसी ने, सामने वाले व्यक्ति ने मेरे घर के बाहर क्या करा, बिल्कुल मेरे घर के गेट के सामने ही अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया। जब मैंने उसको कहा वहां से हटाओ, वो क्या है, न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। जब वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है तो मैं क्या हूँ, सिविल एक्शन ले सकता हूँ उसके अगेंस्ट, टोर्ट के अगेंस्ट, टोर्ट के हिसाब से, या सिविल सूट फाइल कर सकता हूँ न्यूसेंस का। अगर वो रोड पे है तो वो पब्लिक न्यूसेंस भी बन जाएगा। पब्लिक न्यूसेंस का प्रोविजन कहाँ है, 268 में है। तो इस तरीके से सिविल एक्शन भी ले सकते हैं। तो जब ये तीनों में से कोई भी चीज हो जाएगी तो वो क्या होगा, इलीगल हो जाएगा, लीगली बाउंड टू डू हो जाएगा। मेरे हिसाब से आज का लेक्चर काफी लेंथी हो गया है, 30 मिनट्स के आसपास मेरे हिसाब से लेक्चर हो गया है, तो आज का लेक्चर हम यहीं रोकते हैं। मेरी प्लानिंग तो ये थी कि मैं आज जितने जनरल एक्सप्लेनेशन है उन सबको कवर कर दूंगी, बट मैं कवर नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे जब मैं उस कंसेप्ट को करवाने लग जाती हूँ तो मुझे उसमें डिटेल में, कहते हैं ना, एंटर करने की एक आदत है कि मुझे जितना भी उसके रिगार्डिंग पता है, जितनी भी मेरी नॉलेज है, मैं सारा का सारा आपके सामने रख दूं। मेरा जो मेन पर्पज है, मेरा मेन जो ऑब्जेक्ट था यूट्यूब चैनल बनाने का, वो यही तो था कि जितना मैंने कुछ गेन किया है, जितनी नॉलेज मैंने गेन की है, वो सारी की सारी मैं आप सभी तक पहुंचाऊं। अगर आपको मेरा आज का ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप मेरे नए चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप ये चाहते हो कि आपको जो है सबसे पहले लेटेस्ट जो है वीडियो मिलते रहें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है और आपके फ्रेंड सर्कल में इसे सर्कुलेट होना चाहिए, इसे वायरल होना चाहिए, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। कोरोना के इस इशू में आप जो है अपना बचाव रखिए, अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखिए। बारिश भी हो रही है बीच में, तो इम्यूनिटी लेवल थोड़ा डाउन हो रहा है, तो उसमें भी आप संभाल कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी टीचर्स डे अगेन।